मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज हम वाक्य क्या है और इसके भेदों को हम किस तरह से पहचानें, ये देखने की कोशिश करते हैं और इसे अच्छी तरह समझते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। यानी शब्द जो हो वो सार्थक हो, निरर्थक ना हो, यानी उसका कोई अर्थ ना निकले ऐसे शब्द ना हो और वे व्यवस्थित समूह में उपलब्ध हो जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, वो वाक्य कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह एक सार्थक शब्द है, इसलिए यह वाक्य की श्रेणी में आता है। मोहन बाजार जाता है, ये भी सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह है, इसका भी एक अर्थ होता है, इसलिए यह वाक्य है। अब वाक्य की क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। पहली विशेषता हम देखें तो हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। दूसरी विशेषता है प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। तीसरी विशेषता है पूर्ण अर्थ प्रकट होनी चाहिए। चौथी विशेषता है शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए और वह क्रम इस प्रकार होना चाहिए: कर्ता, उसके बाद कर्म, फिर पूरक, फिर क्रिया। पांचवी विशेषता यह है कि शब्दों को बोलने तथा लिखने में निकटता होनी चाहिए। अब वाक्य के अंग हम देख लेते हैं। तो ये दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रेशमा खाना पकाती है, यहाँ पर मैंने ये अलग रंग दिया है इसे समझने के लिए कि यह उद्देश्य है। जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिससे संबंधित बातें की जा रही है, वह उद्देश्य होता है। गौतम चित्र बनाता है, रेशमा खाना पकाती है। इसी प्रकार विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य के अंग आप जान गए कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य उसे कहा जाता है जिसके बारे में बातें कही जा रही है और विधेय उसे कहा जाता है जो उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर विधेय क्या है? जैसे श्याम घर जा रहा है, तो श्याम यहाँ पर उद्देश्य और विधेय उस जो क्रिया कर रहा है वह हो गया विधेय। इसी प्रकार सीता ने नए कपड़े पहने हैं, सीता उद्देश्य है और विधेय है नए कपड़े पहनना। बादल नीला है, बादल उद्देश्य है और विधेय है नीलापन। वाक्य के भेद हम देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं ये देखिए। इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। एक कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, यानी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। आपने अभी देखा कि कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय होती है। तो एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो वह सरल वाक्य होता है। जैसे छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं हम भेद, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य आप थोड़ी ध्यान से इसे समझें तो आप एक बार में इसे अपने दिमाग में हटा सकते हैं हमेशा के लिए। जैसे दो या दो से अधिक वाक्य। यहाँ पर संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक भी वाक्य हो सकते हैं, परंतु ये योजक पद से, यानी जोड़ने वाले जो पद होते हैं उससे आपस में ये वाक्य जुड़े होते हैं। और यदि इन्हें अलग भी कर दिया जाए तो भी ये स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट करते हैं, यानी अर्थहीन नहीं हो जाते हैं इन वाक्यों को अलग करने पर, यानी स्वतंत्र रूप में भी इनका अर्थ स्पष्ट होता है। दूसरी विशेषता ये है संयुक्त वाक्य की, ये आपस में योजक पद जैसे किंतु, लेकिन, पर, या, इसलिए, अथवा, तथा और के द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें ये हम योजक पद कहते हैं। आप इसे भी समझ लें अच्छी तरह से कि ये किंतु, लेकिन, पर, या, इसलिए, अथवा, तथा और के द्वारा दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। या इस तरह से दो वाक्य जब इन योजक पदों के द्वारा जुड़े हो तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण देखते हैं, मेरी माँ आ रही है और मैं जा रही हूँ।
अंदर आकर बैठिए और खाना खाइए। आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अलग रंग देकर ये बताने की कोशिश की है कि ये योजक पद यानी जोड़ने वाले पद कौन से हैं जो दोनों वाक्य को जोड़ रहे हैं। पर अगर इसे हम अलग कर दें, मैं जा रही हूँ, इसका भी एक अर्थ निकलता है, यह निरर्थक नहीं है। या मेरी माँ आ रही है, ये भी सार्थक है। अंदर आकर बैठिए, अगर इसे हम यहाँ से अलग कर देते हैं तो भी यह अर्थ प्रकट करता है। और खाना खाइए ये भी अर्थ प्रकट करता है। लेकिन दो स्वतंत्र वाक्य हैं जो योजक पद के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब इसका हम तीसरा भेद देखते हैं, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, यानी एक वाक्य हो फिर उससे ज़्यादा भी उपवाक्य हो, तो वहाँ पर एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। आश्रित को हम गौण वाक्य भी कहते हैं। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और जिसमें एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, जिसे गौण वाक्य भी कहते हैं। ये मिश्र वाक्य की परिभाषा है। अब इसके आप उदाहरण देखिए। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता। यहाँ पर एक मुख्य वाक्य है और एक गौण वाक्य है। अगर ये इतनी बात कही जाए कि यदि मैं परिश्रम करता, तो यह वाक्य अधूरा हो जाता है। इसलिए मुख्य जो है वो है तो सफल होता। जब तक पूरी बात नहीं बोली जाएगी तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए दोनों मुख्य और गौण दोनों का बोलना जरूरी होता। और उदाहरण देखते हैं। जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा था। तो जो बालक भीख मांग रहा था, अगर यहाँ तक बोल के हम रुक जाते हैं तो यह अर्थ प्रकट नहीं करता, यह अधूरा वाक्य हो जाएगा। और जब इसे हम पूरा करते हैं, वह सड़क पर घायल पड़ा था, तब ये पूरा वाक्य हुआ। इस तरह मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित यानी गौण वाक्य होता है। और उदाहरण देख लीजिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ईमानदार हो? यदि आप नहीं जानते हैं तो मत बोलिए। इस तरह के उदाहरण हैं मिश्र वाक्य के। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि गौण उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस प्रकार जहाँ पर संज्ञा गौण वाक्य बनकर आए, जिस तरह हम बोल सकते हैं पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा, तो यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हुआ है। इसी तरह विशेषण उपवाक्य अगर हम देखें तो यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। तो यहाँ पर गौण वाक्य जो है वह वही के द्वारा प्रकट हुआ है, यानी विशेषण बता रहा है। और इसके अलावा क्रिया विशेषण उपवाक्य अगर हम देखें तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि जैसा वह लिखता है वैसा मैं भी लिखता हूँ। तो यह क्रिया की विशेषता बताने वाला गौण वाक्य है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब यहाँ पर आप तीनों वाक्य समझ चुके होंगे अभी तक। तब इसके परिवर्तन को भी आप समझ लें कि इसे किस तरह से परिवर्तित करते हैं या किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। साधारण वाक्य को मैंने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करके दिखाया है यहाँ पर। जैसे साधारण वाक्य है, आप चाय कॉफी में से क्या लेंगे? यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक विधेय है। परंतु संयुक्त वाक्य में कोई योजक पद के द्वारा ये दो वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी। दवा लेने के लिए वह अस्पताल गया, तो इसका होगा कि उसे दवा लेनी थी इसलिए वह अस्पताल गया। माली को देखते ही बच्चे भाग गए, बच्चों ने माली को देखा और भाग गए। यहाँ पर हर वाक्य में आप देखते हैं कि दो स्वतंत्र वाक्य का निर्माण हो गया है और ये दोनों को जोड़ दिया गया है योजक पद के द्वारा। तो संयुक्त वाक्य की एक खास विशेषता है कि इसके बीच में योजक पद अवश्य आते हैं और दो वाक्य वह स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी भाग गए ये भी स्वतंत्र है, इसका भी अर्थ कुछ निकल जाता है, यह बेअर्थ नहीं है। पढ़ने बैठ गया ये भी सार्थक है। लेकिन एक वाक्य जो सरल वाक्य यहाँ पर था उसे ये योजक पद लगाकर संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया गया है। और देखिए इसके उदाहरण। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। बच्चे ने मिठाई देखी और ललचा गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योजक पद के द्वारा संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए हैं।
तो सरल वाक्य जब उसे परिवर्तित करते हैं तो बच्चा मिठाई देखकर ललचा गया, बाढ़ आई और खेत जलमग्न हो गया। जब इसे सरल वाक्य में बनाएंगे तो बाढ़ से खेत जलमग्न हो गया। लोगों ने फोन किया परंतु पुलिस नहीं आई। लोगों ने फोन किया ये स्वतंत्र है, परंतु से जुड़ा हुआ है, पुलिस नहीं आई, ये स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन जब इसे सरल वाक्य बनाते हैं तो लोगों के फोन करने पर भी पुलिस नहीं आई। यहाँ एक वाक्य में ही सारी बातें कह दी गई है, दो वाक्य अलग अलग नहीं किया गया है। अब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन देखते हैं। सत्य बोलने वाले सम्मानित किए जाते हैं, यह सरल वाक्य है। सत्य बोलने वाले सम्मानित किए जाते हैं। मिश्र वाक्य जब इसे बनाएंगे तो एक मुख्य वाक्य हो जाएगा और एक आश्रित वाक्य हो जाएगा। जैसे जो सत्य बोलते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, यानी अगर हम ये बोलकर छोड़ दें कि जो सत्य बोलते हैं तो ये अधूरा वाक्य होगा, तो इसे पूर्ण करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है, ये पूरा वाक्य बोलना होगा। इसमें एक मुख्य है और एक गौण है। इसी तरह सरल वाक्य में किसान ने पकी फसल काट ली, जो फसल पक गई थी उसे किसान ने काट ली, यहाँ पर जो लगा दिया गया है। वर्षा शुरू होते ही बिजली चमकने लगी, ज्यों ही वर्षा शुरू हुई बिजली चमकने लगी। अध्यापक के आते ही छात्र शांत हो गए, तो जब अध्यापक आए छात्र शांत हो गए। यहाँ पर अगर ये बोलकर छोड़ दिया जाए कि जब अध्यापक आए तो ये मिश्र वाक्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए पूरी बात बोलने पर ये दो वाक्य आपस में आश्रित और मुख्य वाक्य बन गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलने की क्रिया। मिश्र वाक्य यानी एक मुख्य वाक्य और एक गौण वाक्य, यानी एक प्रधान और एक आश्रित। ये आप समझ गए होंगे अभी तक। लेकिन जब सरल वाक्य में उसे परिवर्तित करते हैं तो वह एक ही वाक्य में आ जाता है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया उसमें रह जाती है, यानी एक उद्देश्य और एक ही विधेय रह जाता है। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें फल भी भुगतना पड़ता है, तो बुरे कर्म करने वालों को उसका फल भी भुगतना पड़ता है। ये हो गया सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य था तो वो था जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें फल भी भुगतना पड़ता है। उस कारीगर से काम कराना जो कुशल है, यहाँ पर सबसे कुशल कारीगर से ही काम कराना, ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य जैसे जैसे ही शोर हुआ चोर भाग गए, संयुक्त वाक्य में होगा शोर हुआ और चोर भाग गए। यहाँ पर आप देखिए और के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, इसलिए जैसे शोर हुआ और चोर भाग गए, यह संयुक्त हो गया। जब किसी पद से योजक यानी जोड़ने वाले पद के द्वारा दो वाक्य जुड़े हुए हो तो संयुक्त वाक्य होता है, और जहाँ पर एक मुख्य वाक्य हो और एक आश्रित हो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से अभी तक समझ गए होंगे। अब आगे कुछ हम और थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सरल वाक्य, यह फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल गया, वह फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल गया। संयुक्त वाक्य जब उसे बनाएंगे तो आपको पता है वह दो स्वतंत्र वाक्य हो जाएंगे। उसे फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा हॉल गया, यहाँ इसलिए ये योजक पद है। इसके बाद मिश्र वाक्य, जब उसका मन फिल्म देखने के लिए हुआ तब वह सिनेमा हॉल चला गया, यानी यहाँ पर एक मुख्य है और एक गौण है। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। रश्मि फल खरीदने बाजार गई, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में योजक पद के द्वारा जुड़ेगा, यहाँ पर योजक पद है इसलिए आप देख रहे हैं रश्मि को फल लेना था इसलिए वह बाजार गई। इसी प्रकार मिश्र वाक्य में एक मुख्य होगा एक आश्रित होगा, जब रश्मि को फल लेना था तब वह बाजार गई। इस तरह मैंने वाक्य को अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर इस वीडियो में की है। मुझे उम्मीद है कि अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो इसे हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे कि वाक्य क्या है, और इसके परिवर्तन करने के नियमों को भी आप समझ गए होंगे। मेरा यह वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको भी धन्यवाद। मेरे चैनल को फॉलो करते रहें।